हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे नए एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, जो कि आपका है पीईटी। आपको पता होगा इस एग्ज़ाम के बारे में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। आपका जितने भी अब जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप सी के यानी कि ग आपके जो समूह ग के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो आपका पीईटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपको पता है कि दे पाएंगे। तो पीईटी एग्ज़ाम आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सभी को पता है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेंज किया गया है इस एग्ज़ाम में, ये किया गया है यहाँ पे, आप सभी को पता होगा, आप लोगों को सिलेबस पता होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका आएगा ग्राफ से, ठीक है, 10 नंबर का ग्राफ से आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा टेबल से। आप सोचिए खुद ही कि 100 नंबर का पेपर है और उसमें 20 नंबर का पेपर, ये दोनों आप लोगों के लिए अलग बोला गया है कि ग्राफ से 10 नंबर का अलग आएगा, टेबल से 10 नंबर का अलग आएगा, लेकिन दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर का है, जिस चैप्टर का नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा अगर तैयारी कर रहे हैं तो, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको कहते हैं। यानी कि इसको डाटा यानी कि आंकड़ा और इंटरप्रिटेशन मतलब उसको आपको व्याख्या करने के लिए, आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, तरह तरह के आपको चित्र दिए जाते हैं, किसी भी तरीके से वहाँ पे चित्र दे सकता है आपको। उसमें चित्र को आपको समझना होगा, चित्र को आपको देखना होगा कि इस चित्र में कैसे आप लोगों को डाटा दिया गया है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पे जो ग्राफ है, इसी में आपका सबसे ज़्यादा टॉपिक बनता है। इसमें आपका ग्राफ में बनता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट पहला टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पे है एक होता है वेन डायग्राम, वेन ग्राफ इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक होता है लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ जो मुख्य रूप से होते हैं वही मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं सभी से आप लोगों के पेपर में बनेगा। एक आता है यहाँ पे जो थोड़ा सा टफ सब लोग को लगता है, केसलेट डीआई, ठीक। एक यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के देता है तो यहाँ पे एक आता है राडार। एक एक चीज़ देखते चलिएगा। यहाँ पे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला काम करिएगा कि 20 नंबर का, ये मान के चलिए कि 20 नंबर का पेपर मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, 20 नंबर में से 20 नंबर पाएंगे, 19 कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो मैं कहता हूँ उस तरीके से आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो 20 नंबर का आपका डीआई आएगा, ग्राफ और टेबल मिला के। 2 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं, 2 फिगर होगा ग्राफ में, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, और उसी तरीके से 2 फिगर होगा आपका टेबल का, 1 फिगर से 5 नंबर का, 2 फिगर से 10 नंबर का। और 20 के 20 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को 10 से 15 दिन यहाँ पे मेरे साथ बना रहना है। एक एक चीज़ जो मैं बताऊँ, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊँ, उसको आपको देखते रहना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग पीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा नीचे, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो मैं क्लासेस जो यहाँ पे अपलोड करूँगा, जो वीडियोस, वो आपको मिलती रहे बराबर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्राफ की। ग्राफ में आपके मुख्य रूप से आपके पहला है पाई चार्ट, दूसरा है वेन ग्राफ, तीसरा है लाइन ग्राफ, चौथा है केसलेट, 5वां है राडार, और इसमें आता है आपका एक होता है बार ग्राफ, ठीक है, एक होता है इसमें बार ग्राफ। सभी चीज़ों पे यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन होगा, ठीक। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक और 6 टॉपिक। ग्राफ में ये 6 टॉपिक है। अलग से यहाँ पे कहा गया है टेबल का, तो 1 टॉपिक आपका ये भी हो गया, ये भी डीआई का ही एक पोर्शन है। तो यहाँ पे 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 7 तरीके की आपको डाटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। अब इन 7 में से कोई भी आ सकता है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पाई चार्ट पूछा जाता है, टेबल पूछा जाता है, टेबल से तो 100% आना है 10 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद बार हो गया आपका, और यहाँ पे लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और टेबल जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का हुआ या एवरेज हुआ तो इन्हीं चारों टॉपिक से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना चाहेगा तो आपका वेन ग्राफ से आएगा, कैसलेट से आएगा और राडार से आएगा, ठीक, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे टेबल से आपका 10 नंबर का फिक्स है।
तो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे एक एक करके, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपका एग्जाम में जब रिवाइज करेंगे, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप रिवाइज करने बैठेंगे सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे आप देख के आसानी से अपने द्वारा नोट्स बनाया गया रहेगा, तो आप लोग खुद से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे ग्राफ। अब यहाँ पे आज मैं सिर्फ ग्राफ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कल से जब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस चलेंगी आपकी पीईटी की एक क्लास डेली चलेगी, तो वहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्राफ से, ठीक है, और 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा टेबल से। दोनों चीज़, ग्राफ और टेबल दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों साथ में लेके चलेंगे। 5 क्वेश्चन ग्राफ से करेंगे, 5 क्वेश्चन टेबल से करेंगे डेली बेसिस पे। आज शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, पहला क्लास है, तो यहाँ पे मैं बस 5 क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस करना चाहता था कि सिलेबस क्या है आपका। सिलेबस आपको पता है 100 नंबर का है, जिसमें से मैथ आपका 25 नंबर का है। ये जो 2 टॉपिक हैं आपके ग्राफ और टेबल, ये भी मैथ के टॉपिक हैं, तो 10 नंबर का ग्राफ हो गया, 10 नंबर का टेबल हो गया, और 5 नंबर का आपको पता है कि अरिथमेटिक है, जैसे हो गया टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारे जो टॉपिक हैं वो 5 नंबर के हैं, और 20 नंबर का ये। कभी भी किसी एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में जो आपके स्टेट लेवल के होते हैं, उसमें 20 नंबर का DI कभी नहीं पूछा जाता। अब सोच सकते हैं कि DI का जो वेटेज है एग्जाम में कितना ज़्यादा है, तो हमको उतना टाइम उस पर देना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। सबसे पहले पाई चार्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट आपका सर्किल होता है एक तरीके से, इस तरीके से आपका एक सर्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का ही एक पार्ट है पाई चार्ट। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आंकड़ों की व्याख्या करना। आंकड़ों की व्याख्या करना, एक वृत्ताकार बना दिया गया है, इसके द्वारा, इस चित्र के द्वारा हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि एक कक्षा है जिसमें टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हैं, यहाँ पे अगर कह दिया जाए 500, एक क्लास है या एक विद्यालय कह दीजिए, उसमें टोटल विद्यार्थी हैं उस स्कूल में 500, और उसमें बोला गया है कि इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि यहाँ पे 20% आपके कक्षा 2 में है, क्लास 2 में है, 30% आपके क्लास 4 में है, आपके फिर उसके बाद 10% हैं आपके, इस तरीके से बोल सकता है, 10% हैं आपके क्लास 5th में, 20% हैं आपके यहाँ पे, कहाँ से किस क्लास में है, क्लास 2, 4, 5, 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया क्लास 1 कितने परसेंट बचे यहाँ पे, 20%। टोटल आपको पता है कि किसी भी वृत्त का जो पूरा परसेंटेज होता है वो हम 100% मानते हैं। तो हमारा जो वृत्त पूरा है उसको अगर हम परसेंटेज से फिल करें तो हमारा 100% पूरा फिल होना चाहिए। 20% ये हो गया, 30% ये हो गया, 50%, 10, 60, 20, 20, 40, ठीक है, 60, 40, 100 हो गया। तो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे परसेंट दिया गया कि इतने बच्चे इतने इस क्लास में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि कक्षा 4 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि टोटल है 500, टोटल का मतलब होता है 100%, और यहाँ पे 30% की वैल्यू पूछ रहा है तो 30% का वैल्यू निकाल देंगे। 1% की वैल्यू होती है हमारी 5, 0 से 0 कट गया, 1% की वैल्यू हो गई हमारी 5, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, आपको आंकड़ा दिया जाएगा। पाई चार्ट इसको कहते हैं, गोले को जो ये यहाँ पे परसेंटेज में डिवाइड किया गया है, परसेंटेज में डिवाइड करेगा या फिर एंगल में डिवाइड करेगा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ उसको भी, आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा। बस ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि पाई चार्ट होता क्या है, कैसे उसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, बेसिक ही चल रहा है अभी। तो ये यहाँ पे देखिएगा, आप इस चीज़ को अगर यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं पाई चार्ट एक, ठीक, ये पाई चार्ट हो गया। आपको पता है, आपको ये तो पता है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर घूमेंगे हम तो 180 डिग्री होता है,
180 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो 180 डिग्री ये भी होगा। पूरा चक्कर अगर लगाते हैं एक साथ तो कितना होता है, पूरा चक्कर लगाने में हमको पता है कि 360 डिग्री का कोण बनता है। और अभी हमने देखा कि पूरा एक वृत्त है, उसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की तो पूरे को हम बोलते हैं 100%, 100%, 100%। यानी कि 100% की अगर बात की जाए तो 360 डिग्री की बात की जा रही है। अगर पूरे की बात की जाए कि इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो आप कहेंगे 360 डिग्री का। और अगर इसमें बात किया जाए कि कितने परसेंट का यहाँ पे कितने परसेंट है पूरे की बात की जाए तो आप कहेंगे 100% की बात की जा रही है। यानी कि 100% की बात की जा रही है तो वो बराबर होगा 360 डिग्री के। तो अगर इसी के बारे में बात किया जाए, अगर यहाँ पे हम बोलें कि 10% की बात अगर की जाए कि 10% क्या होगा तो 10% बराबर हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, 10% बराबर हो गया 36 डिग्री। कैसे निकाले, 100% बराबर 360 डिग्री, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% बराबर हो गया 36 डिग्री। अगर यहीं पे 1% की बात की जाए, 1% की बात की जाए तो 1% का मान होता है 3.6 डिग्री। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट कि सेंट्रल एंगल इसको कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं इसको। ठीक है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कहते हैं, यानी कि सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कहते हैं। एक डिग्री का अगर मान पूछ लेगा आपके एग्जाम में, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, वहाँ पे बोल देगा आपसे कि इसका सेंट्रल एंगल निकालिए, यानी कि केंद्रीय कोण निकालिए। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको सबसे आसान तरीका जो है, आपके तरीके कई हैं निकालने के, लेकिन जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, 1 डिग्री का अगर आपको मान पता है 3.6% होता है, 1% का मान 3.6 डिग्री होता है, तो आप कोई भी यहाँ पे 10% पूछ ले, 20% पूछ ले, 15% पूछ ले, 12% पूछ ले, 3.6 उतने का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये होता है केंद्रीय कोण, यानी कि सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोलेगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला है पाई चार्ट में क्वेश्चन जो पूछता है कि कौन किससे कितना अधिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुपात पूछ लेगा, अनुपात पूछ लेगा। जैसे अभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का मैंने यहाँ पे सेंट्रल एंगल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बांटा था उसको, उसी तरीके से पूछ लेता है कक्षा 2 में जो छात्र हैं वो कक्षा 5 के छात्र से कितना, उनके बीच का अनुपात क्या है, तो वहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वो लाभ हानि का पूछता है कि कितने % लाभ हुआ या फिर कितने % की हानि हुई। लाभ और हानि से क्वेश्चन बनता है। ये हो गया दूसरे टाइप का। पाई चार्ट से जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, भाई आपको टाइप से ही मतलब है कि इस चैप्टर में इस फिगर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, आप उतने टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों का कहीं भी छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बोल देगा आपसे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, यानी कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए बोल देगा केंद्रीय, एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कोण निकालने के लिए बोल देगा आपसे। चौथा यहाँ पे टाइप है प्रतिशत पूछ लेगा आपसे, प्रतिशत पूछ लेगा। जैसे कि बोल देगा कि मेरे पास 10 केले हैं, आपके पास 5 केले हैं, तो आपके पास मुझसे कितने % कम केले हैं, इस तरीके से बोल देगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हो गए क्वेश्चन जो आपके पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है जहाँ पे आप देखेंगे कि डिग्री से आपका यही हो गया, जो डिग्री से आपका पूछ लेगा कि कितने अंश का कोण बना रहा है, तो आपका केंद्रीय कोण हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये और सबसे आसान भी है। ठीक है, तो ये चार यहाँ पे टाइप हैं आपके पाई चार्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, और आप लोग उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आज पहली क्लास है तो अभी स्लो चल रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस चलेंगी तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उसको देखिए, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार खुद से। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है।
करने की खर्च के प्रतिशत वितरण का पता चलता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए सवालों का जवाब दें। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है क्वेश्चन उस आप लोगों को के मतलब हेल्प के लिए। फिर उसके बाद जवाब देना है आपको। इन्हीं इस फिगर को देखने के बाद आपको सबसे पहले फिगर दे देगा। ये फिगर जो दिया है इसी को देखना है आपको, और इसी के ऊपर आपको कम से कम 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको इसी फिगर से पूछेगा। अलग अलग चीज़, जैसे किसी में सेंट्रल एंगल पूछ लेगा यानी कि केंद्रीय कोण पूछ लेगा, किसी में किसी का आपका प्रतिशत पूछ लेगा, किसी में अनुपात पूछ लेगा, कितना लाभ हानि हुआ, ये सब सारी चीज़ें इसी फिगर्स के ऊपर अब पूछेगा। आपको बस इस फिगर को समझना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा। अब फिगर देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। फिगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो फिगर दिख नहीं रहा है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं फिगर बना लेता हूँ। फिगर लिख दिया गया है यहाँ पे, ये 20% है, 20%, ठीक है। फिर उसके बाद है 10% और 25%। 10% सेकेंड वाला हो गया। इसके बाद ये है आपका 25%, 25%। उसके बाद है आपका 20%, 15% और 10%। 20%, 15% और 10%। अब ये क्या क्या चीज़ दी गई है? सबसे पहले दिया गया प्रिंटिंग कॉस्ट। ये आपका 20% जो है, ये है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट। 10% दिया है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 10% है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर इसके बाद 25% है आपका पेपर कॉस्ट है, ये यानी कि पेपर की लागत है, ये पेपर कॉस्ट। 20% है आपका यहाँ पे बाइंडिंग के लिए जितना खर्च आया है। बुक है तो बाइंडिंग भी कराना पड़ेगा, बाइंडिंग की ये कॉस्ट है 20%। इसके बाद 15% है रॉयल्टी, उसके बाद प्रमोशन कॉस्ट है, ये 15% है रॉयल्टी और यहाँ पे 10% आपका क्या है? प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट। ये हो गया, यही फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है, देखिए पहले प्रश्न में इस फिगर के ऊपर पहला प्रश्न पूछा गया है। बोल रहा है अगर प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए 30,600 रुपये भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोल रहा है मुद्रण, यहाँ पे मुद्रण लागत, मुद्रण मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में उसको 30,600 रुपये लगाना पड़ रहा है। प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है? ये वाला प्रिंटिंग कॉस्ट पे उसको कुछ किताबों को वो छपवा रहा है, कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि कुछ किताबों की मुद्रण लागत के रूप में उस प्रकाशक को 30,600 रुपये लगाना पड़ रहा है। तो उसी किताब पे उसके लिए रॉयल्टी का खर्च कितना होगा? प्रमोशन कॉस्ट इसे यहाँ पे बता दिया गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट यानी कि क्या होता है? प्रिंटिंग मतलब मुद्रण लागत, मुद्रण लागत, ठीक। मुद्रण लागत बता दिया गया है, कितना है? 30,600 रुपये। और बोल रहा है कि रॉयल्टी का खर्च कितना होगा। आपको पता है कि मुद्रण लागत कितना है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? 20% है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, 20%। 20% दिया गया है कि उसका जो कोई भी अगर एक किताब वो छपवाता है तो उस पर 20% जो खर्च आता है वो प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, ठीक है, मुद्रण लागत खर्च आता है। तो उसी किताब पे रॉयल्टी का खर्च पूछ रहा है कितना होगा। जब मुद्रण लागत यहाँ पे बता दिया गया है कि 30,600 रुपये है, जो कि आपका 20% के बराबर है। 30,600 किसके बराबर है? 20% के बराबर है। आपको निकालना क्या है? रॉयल्टी पे खर्च निकालना है। रॉयल्टी का परसेंटेज क्या है? तो आप कहेंगे 15% है रॉयल्टी का खर्च। 20% है आपका 30,600, तो 15% कितना होगा? आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 15 गुणे 30,600 भागे 20, यही करते हैं ना आप निकालने के लिए। अब 0 से 0 कट गया, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 30,
1530 गुणे 15। अब कैसे आसानी से गुणा करेंगे, 1530 का गुणा पहले 10 में कर दीजिए तो 15300 हो जाएगा। 10 का गुणा करना आसान होता है। प्लस आपका 1530 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1530 का आधा हो जाएगा। तो 1530 का आधा कितना होगा, पहले तो 1500 का आधा 750 होगा। यहाँ पे 15300 है, 15300 है तो इसका आधा कितना होगा 7500 और 300 और है तो यानी 150 और, तो 7650 इसमें और ऐड कर दीजिए। ये गुणा करने का आसान तरीका है, 15300 और 6750। तो 15000 7000 कितना हो गया 22650 और 300 950। ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी है यहाँ पे 22950 वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 22950 आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है आपका बी सी, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 22950 बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ अब, जिससे मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ। पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पे अभी पहली क्लास है, धीरे धीरे रुकिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम अच्छे से समझा दूंगा, वैसा आप लोगों को कोई भी समझा नहीं पाएगा। प्रिंटिंग कॉस्ट दिया था, आपसे रॉयल्टी कॉस्ट पूछा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। प्रिंटिंग कॉस्ट दिया था, रॉयल्टी कॉस्ट पूछा था, 20% की वैल्यू दी थी, 15% का मान पूछा था, आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है रॉयल्टी पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण क्या है। रॉयल्टी पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण क्या है। अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय कोण से क्वेश्चन आ गया ना। बोला है कि रॉयल्टी है, रॉयल्टी है यानी कि 15% का केंद्रीय कोण पूछा है। रॉयल्टी के ऊपर पूछा है तो रॉयल्टी का जो है यहाँ पे प्रतिशत वो 15% है। तो 15% का आपसे बोल रहा है क्या निकालिए, केंद्रीय कोण निकालिए। केंद्रीय कोण निकालना आपको मैंने बताया था। 1% बराबर होता है यहाँ पे 3.6 डिग्री। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 15% बराबर 3.6 डिग्री गुणे 15। 3.6 में 10 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 और 36 कितना हो जाएगा 54 डिग्री आंसर। ठीक, कैसे आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। केंद्रीय कोण पूछा था रॉयल्टी का, रॉयल्टी का केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, 15% की वैल्यू निकाल लेंगे। 15% का मान कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू आपको पता है कि 3.6 होती है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है 360, तो 1% की वैल्यू होगी 3.6। तो 15% का मान 3.6 गुणे 15, 3.6 में 15 का गुणा करें तो 54 डिग्री आपका आ जाएगा केंद्रीय कोण का मान। दूसरा क्वेश्चन था, देखिए अगर आप लोगों का फिगर क्लियर हो गया तो कितनी आसानी से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डीआई जान लीजिए कि डीआई बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोगों के लिए को फिगर क्लियर होना चाहिए कि कौन से फिगर को कैसे यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है और कैसे उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है यदि पुस्तक की कीमत यानी कि सीपी से, यानी कि जो किताब है जो प्रकाशित कर रहा है, आप एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का फंडा ये होता है कि कोई सामान आप बना रहे हैं, जैसे किताब ही यहाँ पे बोला गया किताब बनाया जा रहा है, तो उसकी एक लागत होगी मतलब उस किताब को कितने में बनाया जा रहा है वो होगा कॉस्ट प्राइस, कितने कॉस्ट पे वो बनाया गया है। और एक होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि उस किताब को कितने पे बेचा जा रहा है। जब किताब जितने पे बनाया जाएगा, मान लीजिए किताब 100 रुपये पे बनाया गया, तो उसको कुछ न कुछ लाभ लेके ही तो बेचेंगे, 10, 20, 50 कुछ % लाभ लेके ही बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं जितने बनाएंगे उतने पे ही बेच देंगे। तो यहाँ पे किताब बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि पुस्तक की कीमत सीपी से 20% ऊपर अंकित की जाए, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था उस पर 20% बढ़ा के उस पर प्रिंट किया जाए। कि कोई भी बुक लेने जाते हैं आप तो रहती है 300 की, मिलता है आपको 250, 240 ऐसे मिलता है, यानी कि वो कीमत बढ़ा के प्रिंट किया गया है उस किताब की। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से 20% उस किताब की जो कीमत थी वो बढ़ा के अंकित की गई उस पर। ठीक, अंकित की गई तो पुस्तक का अंकित मूल्य हो गया है 180 रुपये। जब हम किताब का जो अंकित मूल्य है वो 20% बढ़ा के उस पर अंकित करते हैं तो उस किताब का जो मूल्य है वो 180 रुपये लिखते हैं उस पर हम। ठीक, तो बोल रहा है वो क्वेश्चन, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ का यहाँ पे लागत बताना है। कागज़ कितना लगा, कितने का लगा वो बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि किताब क्या की गई है,
120% ज़्यादा रखी गई है। ज़्यादा के लिए मैंने एरो बना दिया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। जो सेलिंग प्राइस है वो 20% बढ़ा के रखा गया है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस। और यही जो है वो दे दिया गया है कि अंकित कितना है, 180 रुपये। 180 रुपये अंकित किया गया है उस पर। जो 120% का मान है वो 180 हो गया। जब हम किताब, मान लीजिए हमने किताब बनाया 100 रुपये का, ठीक, उस पर हम 20% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं मान, तो उसका मान हो गया 180 रुपये। ये उस किताब पे लिखा रहेगा 180 रुपये। अब बोल रहा है यहाँ पे कि किताब पे, उस किताब को बनाने में पेपर का खर्च कितना आया, पेपर कॉस्ट कितना आया। पेपर कॉस्ट आपको पता है कि 25% है, तो हम अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो उसका 25% निकाल लेंगे तो हमारा पेपर कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर 120% का मान है, 120% का मान है कितना, 180 रुपये, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा, देख लीजिए, 180 गुणे 100/120। आप कहेंगे कि अगर 6 से कट करें, यहाँ पे 60 से कट करें तो 60 दूनी 120, 60 तियाँ 180, 2 और यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 300 आ जाएगा। 300/2 यानी कि क्या हो गया, 150 रुपये। 150 रुपये। कॉस्ट प्राइस आपका 100% था, कॉस्ट प्राइस का मूल्य पता चल गया 150 रुपये है। 100% का मान आ गया 150 रुपये। अब पेपर कॉस्ट पूछा है आपसे इस प्रश्न में, पेपर कॉस्ट पूछा है कि लागत कितनी होगी कागज़ की। कागज़ का लागत है 25%। अगर कोई किताब 100 रुपये का है तो 25 रुपये उसका पेपर कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे कागज़, यहाँ पे किताब की लागत है 150 रुपये, तो 25% उसका पेपर का कॉस्ट हो जाएगा। यानी 25% मतलब 25% बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है शुरुआत में, 25% का मान होता है 1/4। क्यों, 100% का मान होता है 1, तो 25% मतलब 100 का चौथाई यानी 1/4, यानी कि 150 गुणे 1/4। 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 और 3 0, 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 पंजे 20। यानी कि आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे 37.5 रुपये आपका कागज़ की लागत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पे आ गया है 37.50 रुपये। ठीक, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको मैं इरेज करता हूँ तीसरे क्वेश्चन को। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक ही फिगर के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए उसको, रीड करिए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि 5500 प्रतियाँ प्रकाशित की जाती हैं और उन पर परिवहन लागत आता है 82,500 रुपये, तो पुस्तक का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो सके। ठीक, किताब बेची गई हैं, यहाँ पे 5,500 किताबें बेची गई हैं, 5,500 किताबें बेची गई हैं, और उस पर बोला गया है कि उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आया है वो आया है 82,500 रुपये। 82,500 रुपये आया है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। जब बेची गई हैं किताबें कितनी, 5,500। तो बोल रहा है कि वो किताब कितने का यहाँ पे अंकित किया जाए, कितने का बेचा जाए कि जो पब्लिशर है, प्रकाशक है, उसको 25% का लाभ हो सके। ठीक, 25% का लाभ हो सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोला गया है आपसे कि 5,500 यहाँ पे प्रतियाँ मतलब इतनी कॉपियाँ प्रकाशित की जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक यहाँ पे 5,500 प्रतियाँ जब प्रकाशित की जाती हैं तो कितना ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है, 82,500 रुपये। ठीक है, 82,500 रुपये। अगर इन दो जीरो से ये दो जीरो कट कर दें तो, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे 11 से कट करें तो 11 × 5 = 55 होगा। इधर भी 11 से कट करें तो क्या आएगा, 11 × 7 = 77, 5 और 5 = 82, 11 × 7 = 77, 77 × 5 = 82, यानी कि 5 और 5 = 55, 11 × 5 = 55। 5 कॉपियों का मूल्य आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ गया 75। तो एक कॉपी पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना आएगा, 15 रुपये आ जाएगा, 15 रुपये। ये कैसे आया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 5,500 कॉपियाँ जब उसने सेल की हैं
5500 कॉपियाँ यहाँ पे जब सेल की गई हैं तो उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आया है यहाँ से, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आया उस 5500 कॉपियों पे 82,500। ठीक, तो एक कॉपी पे अगर हम निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कभी भी पाई चार्ट या कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सिंपल तरीके से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को सूत्र से ही करिए, आप उसको माइंड अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बिना सॉल्यूशन बिना फार्मूला के भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पाई चार्ट में 5500 कॉपियों पे 82,500 आया था लागत ट्रांसपोर्टेशन खर्च। तो एक कॉपी का अगर हम निकाल लें तो हमको आसान हो जाएगा काम करना। एक कॉपी का लागत हमारा आ गया 15 रुपये। ठीक, एक कॉपी का लागत आ गया हमारा 15 रुपये। क्या आया ये 15 रुपये? ट्रांसपोर्टेशन खर्च आया है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हमारा आया है 15 रुपये। अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है कितना? आप कहेंगे कि सर 10% है, यानी कि एक कॉपी को जो हम यहाँ पे बना के बेचते हैं तो उस पर जो 10% हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है वो 10% किसके बराबर है? 15 रुपये के। 10% हमारा बराबर है 15 रुपये के। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? अगर यहाँ पे हम 10% का मान हमारा 15 रुपये है तो हमारा उस प्रोडक्ट का मान कितना होगा, उस किताब का मान, टोटल लागत कितना होगा? 1% का मान आपका था 15 रुपये, 10% का मान था 15 रुपये। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 150 रुपये। यही होगा ना, 150 रुपये। 10% का मान 15 रुपये, क्योंकि 10% हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्च है। अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पे उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ रहा है 10%, और उसी चीज़ पे हमने यहाँ पे रुपए में निकाल लिया कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है 15 रुपये इस क्वेश्चन में। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हमने निकाल लिया 15 रुपये। तो हमने यहाँ पे पूरा कॉस्ट निकाल लिया कि उस पूरे किताब को बनाने में हमने अगर 100% खर्च किया, उसका 10% हमारा 15 रुपये है, तो 100% हमारा 150 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो कितने पे बेची जाए कि उसको, जो पब्लिशर है उसको 25% का लाभ हो। अगर 100% का मान है हमारा, 100% का मान है हमारा 150 रुपये, तो कितना लाभ कमाना है उसको? 125%। 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 125% हो जाएगा। 125 को हम क्या लिखते हैं? 125 को हम लिखते हैं, 125% को हम 5/4। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 100% यहाँ पे है, अगर उसको 125% करें, यहाँ पे आप भाग देके देख भी लेंगे, अगर 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा। उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 125% को हम लिख सकते हैं 5/4। इसमें फिर हम 100 से 150 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? 100% का मान था हमारा 150, तो 125% के मान के लिए 4/5 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, किसमें? 150 में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, 4 से कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 4 सते 28 और 4 पंजे 20। 37.5 का गुणा 5 में होगा। कैसे होगा? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। 25 आ गया, 2 कैरी गया, 5 का गुणा किए साथ में 35, 36, 37 हो गया। फिर आपका बच्चा कितना? 3 कैरी, 5 × 15 और 3 18। 187.5 रुपये पे वो अंकित करेगा मूल्य। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पे आपका पहला। 187 रुपये 50 पैसे में वो किताब को बेचेगा तो उसको 25% का लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर जब तक आप सूत्र से करेंगे, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आसानी से और कहीं ज़्यादा जल्दी से कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, इसको इरेज करता हूँ मैं। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं डीआई पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, तो डीआई अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किताब का रॉयल्टी प्रिंट, ठीक है, किताब का रॉयल्टी प्रिंट प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना प्रतिशत कम है? किताब का जो रॉयल्टी कॉस्ट है ये वाला, प्रिंटिंग कॉस्ट से इससे कितना प्रतिशत कम है? आप ये मत लगा दीजिएगा कि यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 15% है, तो आपका आंसर 5% आ गया। ऐसा नहीं है। ये 15% किसका? कॉस्ट प्राइस का। रॉयल्टी जो है, ध्यान से देखिएगा, रॉयल्टी जो है वो है 15% है, 15% है, लेकिन किसका? 15% ऑफ
CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। और ये जो आपका 20% है प्रिंटिंग कॉस्ट, ये क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसको PC लिख देता हूँ। प्रिंटिंग कॉस्ट है आपका क्या, 20% है आपका किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये 15% है रॉयल्टी कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कितना है। और जो ये प्रिंटिंग कॉस्ट है वो है 20%, वो भी कॉस्ट प्राइस का, वो भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारा ये रॉयल्टी कॉस्ट इससे जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे प्रतिशत की कमी निकालनी हो तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम जिसमें से जितना कम पूछे, जैसे यहाँ पे बोला है कि रॉयल्टी कॉस्ट कितना कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, रॉयल्टी कॉस्ट कम होगा, तभी तो कम होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट माइनस रॉयल्टी कर दीजिए, बटे में क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट गुणे 100। ये है तरीका आपका प्रतिशत की कमी निकालने का, ठीक है। पर यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, आप कहेंगे कि 20 माइनस रॉयल्टी कितना है 15, नीचे क्या आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट 20 ही है तो यहाँ 20 लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए। यहाँ पे 20 से यहाँ भाग होगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे 20 में से 15 गया तो 5 आया, दोनों का गुणा कर देंगे 5 गुणे 5 तो आपका आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 25 क्या आ जाएगा, 25%। 25% क्या आया आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे आंसर आया, 25% कम है रॉयल्टी कॉस्ट किससे, प्रिंटिंग कॉस्ट से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा पाँचों के पाँचों क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं लेके आऊँगा उसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे एक टेबल का होगा और एक क्वेश्चन जिसपे 5 क्वेश्चन बनेंगे, और एक क्वेश्चन होगा जो आपका ग्राफ से होगा, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे जो भी ग्राफ के जो यहाँ पे मैंने दिखाया था, लाइन ग्राफ, टेबल आपका पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, वेन डायग्राम, राडार, जो भी होगा उसमें से एक होगा क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और बाकी टेबल से 5 क्वेश्चन होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, पहली क्लास थी थोड़ी बहुत कमी होगी, इसको मैं इंप्रूव करूँगा आगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ईजी से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा यहाँ पे, और अगर नए हैं पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, पीटी 2021 का या फिर आगे के एग्जाम्स का, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है नीचे लाल कलर का, उस पर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आराम से क्लिक करिए यहाँ पे, और जैसे क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।